प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 2023-24 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, देख सकते हो अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं आप सभी के समक्ष इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले ये समझ लो कि अब की बार 2024 का बोर्ड का पेपर का पैटर्न किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले इसको ध्यान से समझो। तो आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपको यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए यहाँ पे टाइम मिलता है और बाकी बचे 3 घंटे यहाँ पे पूरे पेपर को हल करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले साथियों इसको निर्देश को समझ लेते हैं और इसी वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और सबसे पहले हम निर्देश को समझते हैं, क्योंकि अगर निर्देश को नहीं समझोगे तो इस पूरे पेपर का पैटर्न नहीं समझ पाओगे। सबसे पहला यहाँ पे निर्देश लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और ये जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बहुविकल्पी होंगे, MCQ टाइप होंगे और उनको OMR आंसर शीट पे सॉल्व करना होगा। और OMR को फिलअप करने के लिए आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जो कि बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ गया। और खंड अ के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे सभी के सभी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और उनके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, OMR को फिलअप करने के लिए आप सभी को किसी भी इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, काटा पीटी वगैरह नहीं करना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पे बिना किसी देरी के इस पूरे पेपर को यहाँ पे हल करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे MCQ वाले क्वेश्चन को, जो कि 20 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि खंड अ से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहला जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? तो साथियों समझ लो कि बाबू गुलाब राय ये द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको अभी नोट कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? नाटक है, कविता है, नाटक है या निबंध है कि कहानी है? तो बताना है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो ये साथियों निबंध है, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की या निराला की या हरिकृष्ण प्रेमी की? तो गबन जो साथियों यह रचना है ये हो जाएगी आप सभी का यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक मानी जाती है? तो शुक्ल युग हमारा 1936 से 43 तक, या 1900 लेकर के 38 तक, या 1900 से लेकर के 18 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग का जो टाइमिंग माना जाता है साथियों, ये हमारा सबसे ओरिजिनल माना जाता है सन 1900 लेकर के 1938 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है कि आत्मकथा है कि भेंटवार्ता है कि रेखा चित्र है? ठीक है, तो नीड़ का निर्माण फिर से ये साथियों ये आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग या प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो जो प्रिय प्रवास रचना है ये ऑप्शन नंबर पहला द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मधुशाला किसकी रचना है? ये हमें बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? तो जो
मधुशाला है, ये हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा यही सब सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त की, या मैथिली शरणगुप्त की, या जयशंकर प्रसाद की, या महादेवी वर्मा की? तो भारत भारती ये जो रचना है मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से लेकर के अब तक, सन 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, सन 1936 से लेकर के 43 तक। तो बताओ आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1843 से लेकर के अब तक का जो भी समय चल रहा है उसको हम आधुनिक काल के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं? इस बात को बताओ, मोतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, या भक्ति काल, या रीतिकाल? तो आधुनिक काल, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि मोतीराम किस युग के कवि है, ये बताना है। तो ये हो जाएंगे रीतिकाल के। किस काल के? रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारा ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है, कि रति होता है, कि हास्य होता है, कि निर्वेद होता है? ठीक है, बताओ हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य का हास हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे थर्ड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत आतप परियो प्रकाश। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार यहाँ पे समाहित किया गया है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या रूपक अलंकार, या आप सभी का श्लेष अलंकार? ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा आप सभी का उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये बताना है कि रोला छंद में कुल कितने प्रकार के, कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, कि 2 चरण होते हैं, कि 4 चरण होते हैं, कि 5 चरण होते हैं? तो रोला में साथियों 4 चरण होते हैं। ठीक है, और रोला क्या होता है? एक सम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? एक सम मात्रिक छंद होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, उपसर्ग बताना है। वी का किया गया है, कि मान का किया गया है, कि अक का किया गया है, कि आ का किया गया है? तो आकर्षण। ठीक है, क्या पूछा गया है? आकर्षण। और उपसर्ग हमारा क्या होता है? सबसे पहला वाला जो शब्द होता है वही हमारा उपसर्ग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्रत्यय। प्रत्यय से क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार की होती है, ये बताना है। 2 प्रकार का होता है, कि 5 प्रकार का होता है, कि 3 प्रकार का होता है, कि 6 प्रकार का होता है? तो प्रत्यय हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इस बात को ध्यान से समझना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अभी कभी नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या बहुब्रीहि समास, या तत्पुरुष समास? तो पीताम्बर में कौन सा समास है ये बताना है। पिता है अंबर। ठीक है, अंबर के पिता कौन है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया कि आंसू का तत्सम रूप है, बताना भैया। आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु होगा, कि अंशु होगा, कि रोना होगा, कि आंख होगा? तो आंसू का जो तत्सम होगा अश्रु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यड़ संधि का सूत्र कौन सा होता है? ये बताना। यड़ संधि आदगुण होता है, कि अक होता है, कि इकोड़यच होता है, कि वृद्धरेचि होता है? बताना है। यड़ संधि का जो सूत्र होता है ये होता है इकोय रचि होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया ग्रामर से ही क्वेश्चन है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। ठीक है,
ठीक है। फलस्य जो शब्द है ये बताना है कि कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ये बताना है। तो इसके लिए आप सभी को फल जो धातु है ना, फल धातु, इसका सारे के सारे वचन और विभक्ति याद करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो फल से जो शब्द है ये हमारा षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। तो सेम टू वही है, ये पठ धातु का तत्व है। ठीक है, और हमें बताना है वचन और पुरुष, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अभी तक हमने कुल यहाँ पे जो भी 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, उन सभी को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम खंड ब को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे पद्यांश गद्यांश जीवन परिचय जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे अभी देख लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है सीधे सीधे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। वर्णात्मक क्वेश्चन में सबसे जो पहला नंबर हमारा आता है ये गद्यांश से रिलेटेड आता है, और ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको समझो कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले साथियों समझो, यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, और इस पैसेज को पढ़ करके इस तीनों क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले पैसेज को समझते हैं। ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो साथियों मित्रता यहाँ में जो शब्द आ गया, आप इसी को देख करके समझ जाओगे कि ये जो पैसेज है मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया तो आपको पता होगा, जब आप पढ़े होंगे तो मित्रता वाले चैप्टर का राइटर कौन है, तो राइटर हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। इस बात को ध्यान से समझना है। तो आपको पहला क्वेश्चन का यहाँ पे पहले ही आंसर पता हो गया कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ में 2 बातें लिखनी होती है, एक पाठ का नाम लिखना होता है और यहाँ पे चैप्टर लेखक का नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले पाठ का नाम लिख दो और यहाँ पे लेखक का नाम लिख दो। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, और लेखक का नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहला क्वेश्चन का झंझट समाप्त हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अब यहाँ पे देखो, रेखांकित अंश का व्याख्या मतलब इसी से मिला करके आपको देना है कि कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। देखो, कहने का मतलब ये होता है कि फ्रेंडशिप जब होती है तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका स्वभाव है उसी प्रकार के लोगों से आपका जो फ्रेंडशिप होगा, ये कोई बात नहीं है। आपका भाई मित्रता अलग अलग स्वभाव के लोगों को, अलग अलग स्वभाव के रुचि वाले लोगों से भी मित्रता हो सकती है। ठीक है, और आप उसी लोग से भी अट्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप व्याख्या कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं। क्योंकि भैया वो चाहते हैं कि उनके जो भी गुण होते हैं, दोष होते हैं, जो भी उनकी मतलब कि अच्छाइयाँ होती है, उनको अपने में उतारना चाहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसको याद कर लो कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब ये तो ये ममता वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ममता वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ममता वाला क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस वाले चैप्टर को याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा था। और इसका राइटर कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब आगे हम समझ लेते हैं कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो गद्यांश वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब पद्यांश वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जागी कृपा पंग गिरिल है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। अब देखो, सबसे पहले समझो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो पद्यांश लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो लिया गया है, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, कौन लिखे हैं भाई, सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बोल रहे हैं कि भगवान हैं, उनके जो चरण है कमल के समान कोमल है, और जिन पे ये इनकी कृपा हो जाती है उनको उन अपार संपत्ति के कारण क्या होता है, अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, और जो गूंगा आदमी होता है पुनः बोलने लगता है। रंक माने जो रंक मतलब क्या होता है, राजा जो होता है, रंक मतलब जो भी राजा का अपोजिट होते हैं वो अपने सिर पे छत्र को धारण करके घूमने लगते हैं। ठीक है, मैं ऐसी भगवान को बार बार वंदना करना चाहता हूँ, बार बार। ठीक है, कृपा करना मतलब कि इनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले संदर्भ लिख दो, पाठ का नाम, कवि का नाम लिख दो, उसके बाद व्याख्या कर दो, मैंने बता दिया। और यहाँ पे कौन सा अलंकार लिया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
इसी तरीके से आप सभी को अगला वाला यहाँ पे पैसेज अगर वो नहीं आ रहा तो ये कर दो, ठीक है। दोनों में से किसी को ही करना है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 दिया गया, गद्यांश संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। सब ऐसा नगरी मैंने ये बनारसी वाला चैप्टर से लिया गया है, इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है। सबसे पहले संदर्भ लिख दो, उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर दो, ठीक है। सेम सेम यही वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार से पद्यांश का भी देता है, तो पद्यांश वाला भी सेम सेम वही करना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। संदर्भ लिख दो और हिंदी में अनुवाद कर दो, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन ये जो आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, बोर्ड में हर साल पूछा जाता है कि अपने खंड काव्य के आधार पे प्रश्नों को आंसर देना होता है। ये हर जिले के लिए अलग अलग होता है। मुक्तिदूत का, ज्योति जवाहर का, मेवाड़ मुकुट का, अग्रपूजा का, जय सुभाष का, मातृभूमि का, ठीक है, कड़खंड काव्य का, ठीक है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसको आप सभी को हल करना होता है, ठीक है। अब आगे हम आ जाते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा जाता है 5 नंबर में। तो जीवन परिचय जितना बता रहा हूँ सभी के सभी अभी का अभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे जीवन परिचय बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लो, जयशंकर प्रसाद का भी याद कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लो। अगर तीनों का याद कर लोगे तो बोर्ड में एक ना एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कवि लेखक का जीवन परिचय। इसी प्रकार आप सभी को कवियों का जीवन परिचय याद करना है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी लोग महाकवि सूरदास का याद कर सकते हो, महादेवी वर्मा का याद कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से इन 4-5 का याद कर लेना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अपने यहाँ पे पूरे किताब से क्या करना है, एक श्लोक याद करना है जो कि लिखना होता है बोर्ड में। इसमें पेपर में जो इसकी चर्चा नहीं किया गया है उसको लेकर के यहाँ पे श्लोक लिख देना है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ संस्कृत में आंसर देना है, ठीक है। भारतीय संस्कृत है मूलम किम अस्ति, ठीक है। इसको यहाँ पे संस्कृत में ही आंसर देना होता है, ठीक है, आसानी से दे सकते हो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पुरराज कह आसित कौन था भाई, चंद्रशेखर कह आसित चंद्रशेखर कौन था, बीरा केन पूजते तो बीरा बीरेड पूजते। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं निबंध वाला जो चैप्टर है, इसको ध्यान समझो। निबंध ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और मैक्सिमम मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। निबंध वाला ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड में हमेशा 9 नंबर में पूछा जाता है, देख सकते हो, ठीक है। अब देखो निबंध किस किस पे तैयार करना है, पर्यावरण पे तैयार कर लेना है, आतंकवाद पे तैयार कर लेना है, जनसंख्या पे तैयार करना है और नारी सशक्तिकरण पे भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे टॉपिक है इन सभी पे तैयार कर लो, बोर्ड में सीधे सीधे यही सब छप जाएंगे, एक ना एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।